हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शब्द सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो चैप्टर 5 था एग्रीकल्चर पेपर 2 पेपर का हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। उसका हमारा जो ये कंटेंट है मेजर फ्रूट्स ये चल रहा था, जिसमें हम ऑलरेडी मैंगो, बनाना, ऑरेंज एंड गुआवा को कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाइनएप्पल के बारे में। तो ये सारे क्रॉप बहुत ही डिटेल्स में मेरे वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर जिसको पीडीएफ की ज़रूरत है, आप नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाती हूँ, जो भी सब्जेक्ट हो गया या फिर जो भी चैप्टर्स, उसका पीडीएफ वहाँ पे मैं दे देती हूँ। तो वहाँ पे आप डाउनलोड करके आपके एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं पाइनएप्पल कल्टीवेशन। तो लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल कल्टीवेशन इन इंडिया। पाइनएप्पल का जो बॉटनिकल नेम है, इसका नाम है अनानास कमोसस। इज वन ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स ऑफ इंडिया। आपको पता है हमारे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है वो क्या क्या है? मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, गुआवा भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, और उसके साथ साथ पाइनएप्पल भी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। और उसकी जो फैमिली है वो है ब्रोमेलियासी। इट इज ए हर्बेसिस प्लांट। हर्बेसिस मतलब हर्ब की तरह इसका ग्रोथ होता है, बहुत टॉल लंबा प्लांट नहीं होता। और ये जो ग्रो होता है 1.5 मीटर हाइट तक ही ग्रो होता है। मैक्सिमम इसकी जो हाइट होती है 1.5 मीटर तक ही होती है। बहुत ही छोटे क्रॉप होती है, हर्ब की तरह। स्टेम इज स्टॉकी विथ वैक्सी थिक लीव्स। यहाँ पे मैंने पिक्चर डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो स्टेम है ये कितना वैक्सी है, और थिक लीव्स भी। लीव्स इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा पानी को ऑब्जर्व करके रखा होता है अपने अंदर, ताकि उसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़े। डेजर्ट के एरिया में भी वो ज़्यादा देर तक, और अगर कोई मतलब ड्रॉट कंडीशन आ गया उस टाइम पे भी ये अपने आप को सरवाइव कर लेता है, इसी थिक लीफ के वजह से। आपको पता है ना, सक्यूलेंट जो प्लांट होते हैं उस इसी तरह से इसी पैटर्न पे होते हैं। और वंस मैच्योर हो जाते हैं, द प्लांट प्रोड्यूसेस as many as 200 flowers which later coalesces together forming a spiny fruit pineapple। तो ये जो प्लांट होते हैं, इस प्लांट में लगभग जब वो मैच्योर हो जाते हैं, 1.5 मीटर तक पहुंच जाते हैं, तो इसमें लगभग 200 तक फ्लावर हो जाते हैं। और ये फ्लावर एक साथ कुल मिलाकर बना देते हैं एक स्पाइनी फ्रूट, जिसको हम पाइनएप्पल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो टोटल एनुअल वर्ल्ड प्रोडक्शन है, इसका एस्टिमेटेड किया गया है 27.92 मिलियन मेट्रिक टन्स। ठीक है। और इंडिया को माना जाता है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल विथ एनुअल आउटपुट ऑफ अबाउट। एनुअल हमारा जो प्रोडक्शन है 1.2 मिलियन टन्स तक है, जो कि 89,000 हेक्टर पे ये क्रॉप उगा जाता है। ठीक है। अदर जो लीडिंग प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं थाईलैंड, फिलीपाइंस, ब्राज़ील, चाइना, नाइजीरिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, कोलंबिया एंड यूएसए। ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर में गिने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ओरिजिन एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पाइनएप्पल ओरिजिनेट हुआ था ब्राज़ील में, लेकिन इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में बाय पोर्तुगीज़ इन 1548 में। जब पोर्तुगीज़ वास्को ड गामा आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे पोर्तुगीज आ गए, वेस्टर्न से आकर इंडिया में पहुंच गए, तो उसके बाद पाइनएप्पल धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे इंडिया पे पाइनएप्पल ग्रो होता है अबुडेंटली इन कर्नाटक एरिया में, केरला, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, गोवा एंड कर्नाटक। लगभग आप देखोगे ये जो साउदर्न डेक्कन पार्ट है इंडिया की, उसमें कर्नाटक, केरला, ये सारे एरिया पे, गोवा, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी होता है, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड ये सारे एरिया पे पाइनएप्पल ग्रो किया जाता है। और वेस्ट बंगाल को लीडिंग पाइनएप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट के हिसाब से माना जाता है। ग्लोबल ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होते हैं फिलीपाइंस, मेक्सिको, ब्राज़ील, ताइवान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है। और जो इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने देश में आमदनी करते हैं, वो होते हैं फ्रांस, जापान, यूएसए, इटाली, जर्मनी, स्पेन, यूके एंड कनाडा। ठीक है। यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, नेपाल आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज इंपोर्टिंग पाइनएप्पल फ्रॉम इंडिया। ये सारे कंट्रीज है जो कि है यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, नेपाल, ये सारे इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। बाकी के जितने सारे कंट्री है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाइनएप्पल।
पहले तो न्यूट्रिशन वैल्यू पे जाएंगे और न्यूट्रिशन के हिसाब से पाइनएप्पल में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भरे पड़े हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, ये सारे इसमें है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन एंड ब्रोमेलिन। और ब्रोमेलिन एक बहुत बड़ी अच्छी एक एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम के हिसाब से माना जाता है। और ये पेट में जो आप लोगों को पता होगा जितने सारे पेट के बीमारियां होती है, गैस हो गया, पेट साफ करने के लिए पाइनएप्पल को यूज़ किया जाता है। पाइनएप्पल जूस अगर आप खा लेते हो तो कहा जाता है कि पेट साफ हो जाता है, ठीक है। और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि इसमें ये एक इस तरह की क्रॉप है जिसमें बिल्कुल डिजीज ही इतना ज़्यादा डिजीज नहीं लगता इसमें, ठीक है। एक तो एक कांटा जैसे क्रॉप है और एक कांटे के पास जीते बहुत सारे कीड़े वकड़े नहीं जाते, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के हिसाब से माना जाता है क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत कम होता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करें, पाइनएप्पल इज ए मेजर ट्रॉपिकल फ्रूट, ट्रॉपिक्स में होता है क्योंकि ट्रॉपिक में जो एरिया है, ठीक है, इसमें सॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, सॉन के टेम्परेचर, और डेजर्ट और जितने सारे हो गया, ड्राई क्लाइमेट हो गया। तो ये क्लाइमेट में ड्रॉट कंडीशन वो सब ट्रॉपिक एरिया में थोड़ा ज़्यादा दिखते हैं। तो ये सब एरिया में जो पाइनएप्पल की प्लांट है, वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाता है, तो जिसकी वजह से इसको एक ट्रॉपिकल फ्रूट माना जाता है। तो ये एक मेजर ट्रॉपिकल फ्रूट है, एक्सपोर्ट फॉर मेनी कंट्रीज, स्पेशली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो ये सब जगह को ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। इसी वजह से ये नेशनल जो इनकम है इसके लिए एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट करती है और फॉरेन एक्सचेंज भी अर्निंग करती है। जिस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पाइनएप्पल की ग्रोथ होगी, ग्रो किया जाएगा, कल्टीवेशन किया जाएगा, वो डेफिनेटली अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली उनका नेशनल इनकम भी बढ़ेगा और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी बढ़ेगी, ठीक है। तो रेवेन्यू के हिसाब से ये एक बहुत ही शानदार क्रॉप है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये जो इंडस्ट्री है ये जॉब भी क्रिएट करती है इन फार्मिंग में, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग में। डिफरेंट प्रोसेसिंग फूड, वैल्यू एडेड फूड आ गया है मार्केट में। पाइनएप्पल जाम हो गया, स्क्वाश हो गया, पाइनएप्पल जूस हो गया, डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग चीज़ें आ गई है मार्केट में। और ट्रांसपोर्टेशन में, सपोर्टिंग लाइवलीहुड्स में, रूरल एरिया में अगर आप किसी को कंट्रेक्चुअल फार्मिंग के बेसिस पे देते हो किसी फार्मर को ये करने के लिए और वो वहाँ पे करते हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो लाइवलीहुड को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो सेमी अर्बन एरियाज़ में भी ये होता है जहाँ पे ज़्यादातर लैंड होती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह न। अर्बन एरिया में क्या प्रॉब्लम है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, लैंड बहुत कम होती है। तो कम लैंड में हमें चाहिए बहुत सारी चीज़ें उगाया जाए जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो नेसेसरी, राइस हो गया, व्हीट हो गया और वेजिटेबल्स हो गया, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। लेकिन जो आप अर्बन एरिया से थोड़ा दूर हट के जो विलेज एरिया पे आप चले जाओ, रूरल एरिया पे चले जाओ, क्या होता है वहाँ पे एरिया, लैंड की एरिया ज़्यादा होती है और छोटे छोटे, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं होते, छोटे छोटे सिंगल रेसिडेंशियल हाउस होती है। तो वहाँ पे अ, अच्छी खासी उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। तो उसी तरह से जब रूरल और अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरियाज़ में अगर आप उस फार्मर के साथ कंट्रेक्चुअल फार्मिंग करके देते हो तो डेफिनेटली उनकी लाइवलीहुड को एक सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसको जूस, कैंड फ्रूट्स, जैम्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों को भी यूज़ किया जाता है पाइनएप्पल को। तो डेफिनेटली ये एक एग्रो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट करती है और इनडायरेक्टली हो गया या फिर डायरेक्टली हो गया, इकोनॉमिक वैल्यू को भी इंक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मार्केट डिमांड एंड ट्रेड के ऊपर। हाई ग्लोबल डिमांड फॉर फ्रेश एंड प्रोसेस्ड पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इंडिया से ज़्यादा ना बाहर कंट्री में बहुत क्रेज है पाइनएप्पल की, ठीक है। इंडिया में है ही, लेकिन बाहर कंट्री में भी ज़्यादा क्रेज है। तो डेफिनेटली फ्रेश एंड प्रोसेस्ड पाइनएप्पल को ट्रेड अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है बाहर कंट्री में, एंड जिसके वजह से ये इकोनॉमिक टाइज करती है, को स्ट्रेंथन करती है बिटवीन प्रोड्यूसिंग एंड इंपोर्टिंग कंट्रीज। जो भी कंट्रीज इसको इंपोर्ट करती है उनके बीच, और जो कंट्री इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, इन दोनों कंट्री के बीच एक इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करती है बाय ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो ट्रेड होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की और मार्केट डिमांड की, इसके एक स्ट्रेंथन करती है उसकी जो रिलेशन को। फिर ये स्मॉल स्केल फार्मर्स को भी सपोर्ट करती है, इन्वॉल्व स्मॉल होल्डर फार्मर्स, प्रमोटिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में, इसको इस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ हम मिक्सअप कर सकते हैं।
अगर अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ही यही हम मेंशन कर सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल फार्मर को भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाइनएप्पल। उसके बाद दोस्तों हम कुछ वैरायटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी को मेंशन किया हुआ है, जैसे कि क्यू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें मैंने लिखा हुआ है एक जूसी फ्लेश है, उसकी फाइबरलेस है काफ़ी, एंड ये जो है नियर द बेस वेरी अटैच्ड टू द स्टेम। इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, आप पढ़ लेना। और फ्रूट यील्ड यहाँ पे कुछ दिखाया गया है, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रूट का वेट होता है 1.5 से लेकर, कहाँ गया यार, सॉरी, 1.5 से लेकर 2.5 केजी तक एक इंडिविजुअल फ्रूट की वेट होती है। फिर सेकेंड एक वैरायटी है जिसका नाम है जैंड क्यू। इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती है क्यू फ्रूट्स के तरह, और सम रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन होती है। फिर चार्लोटी रॉथशाइल्ड, ये भी थोड़ा लार्ज तरह की एक फ्रूट है, ऑब्लॉन्ग है, टैपरिंग टुवर्ड्स द क्राउन, मतलब क्राउन के तरह, क्राउन ऊपर है ना, ये पाइनएप्पल फ्रूट है और इसका ऊपर क्राउन होती है, क्राउन में थोड़ा टैपरिंग तक की तरह दिखती है। ये केरला एंड गोवा में ज़्यादातर होता है, उगता है। लखत, ये भी फॉल्स अंडर क्वीन ग्रुप में ये फॉल होता है। क्वीन सबसे, मुझे तो पाइनएप्पल में सबसे ज़्यादा पसंद है क्वीन, क्योंकि ये बहुत ही मिठास है और इसकी जो इतना बड़ा नहीं होता लेकिन बहुत ही मिठास वाला पाइनएप्पल है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और क्वीन ग्रुप ये थोड़ा सोर होता है, ये जो लखत है ये थोड़ा सोर होता है और क्वीन से थोड़ा स्मॉल होता है, और इसको आसाम में ज़्यादातर उगाया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है क्वीन, ये एक रिच येलो कलर की फ्रूट्स है। ये इसकी जो फ्लेश है ये थोड़ा उसके, मतलब आगे जो कांटा निकलने के बाद जो भी अंदर होती है उसको बोलते हैं ना फ्लेश, ये गोल्डन येलो की तरह दिखती है। ये लेस जूसी है, क्रिप्स की तरह लगती है, मतलब अब जैसे चिप्स, चिप्स तो नहीं, क्रिप्सी क्रिप्सी लगती है। ठीक है? एंड हैज ए टिपिकल पाइनएप्पल अरोमा एंड फ्लेवर। ये थोड़ा स्मॉल होता है, उसकी आइज तो होती है बहुत ही डीप होती है, एंड ब्राउनिश रेड शॉर्ट स्पाइनी लीव्स होते हैं। ये बहुत ही मिठास होती है, कभी आप ट्राई किया होगा ज़रूर, और अगर ट्राई किया होगा तो ज़रूर पता करना है कौन सी वैरायटी आप ट्राई कर रहे हो। ये त्रिपुरा, पार्ट्स ऑफ असम, मेघालय, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर उगता है, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव है जो क्वीन वैरायटी उसकी मार्केटिंग करते हैं वगैरह, तो इसी वजह से मुझे पता है इसके बारे में। 0.9 टू 1.3 केजी फ्रूट यील्ड इसका होता है। फिर मॉरिशियस, ये भी एक वैरायटी है पाइनएप्पल की, ये केरला में उगाया जाता है। इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा पढ़ लेना आप। उसके बाद जलधुप, ये भी एक होता है जो कि क्वीन ग्रुप्स के अंडर भी आता है। ये भी एक स्वीट ब्लेंड होती है विथ एसिडिक टेस्ट। ठीक है? इसको भी असम में जलधुप इज द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जलधुप एक जगह है असम पे जहाँ पे प्रोडक्शन होती है। तो ये कितने सारे वेराइटी का मैंने मेंशन किया हुआ है, और अदर वेराइटीज भी है, तो आप थोड़ा देख लेना। ठीक है? फिर हम देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, ये यहाँ पे आती है हमारी असली लेसन। तो टेम्परेचर, ये एक सुइटेबल इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एरिया की ये फ्रूट है, ट्रॉपिकल फ्रूट है। द फ्रूट ग्रोज वेल नियर द सी कोस्ट एज वेल एज इन द इंटीरियर। सी कोस्ट के एरिया में भी अच्छी खासी होती है, या फिर इंटीरियर एरिया में भी होती है। और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो उसी जगह तक होती है जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो। ठीक है? उसकी जो टेम्परेचर होती है, टेम्परेचर रेंज होती है 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक। इसी रेंज में ये बहुत अच्छी खासी होती है। उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर आपकी एक्सीड करती है तो डेफिनेटली ये अच्छी खासी प्रोडक्शन नहीं देगा, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी वैरायटी की, वो वैरायटी मेंटेन नहीं होगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो सी लेवल से 1000 मीटर एबव ये ग्रो होता है। रेनफॉल इसको चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर पर एनुअल रेनफॉल जो होता है। और सॉइल के हिसाब से सैंडी लोम सॉइल इसको ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं ना, सकुलेंट प्लांट होते हैं, ये थोड़ा सैंडी एरिया में बहुत अच्छी खासी होते हैं, और इनमें थोड़ा इरिगेशन बहुत कम लगता है, क्योंकि इनका जो सकुलेंट लीव्स होते हैं ना, इनके पास कैपेसिटी होती है काफ़ी देर तक वाटर को होल्ड करने की, रखने के लिए ऑब्जर्व करके। इसके सॉइल पीएच जो होती है 5 से 6 बिटवीन होती है, एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो सॉइल पीएच आपको 5 से 6 के अंदर आपको दिखना चाहिए, रहना चाहिए, और सैंडी लोम होने चाहिए, जो कि इस प्लांट की प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है। ठीक है?
अब चलेंगे लैंड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग मटेरियल के ऊपर। ठीक है, जो लैंड किसकी प्रिपेयर होगी, तो लैंड इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटिंग बाय प्लाविंग एंड डिगिंग फॉलोड बाय लेबलिंग। तो पहले हमें प्लाविंग करना पड़ेगा, हमें एक डीप प्लाव की ज़रूरत है, और उसके बाद हमें डिगिंग करनी होगी, और उसके बाद उस लैंड को हमें लेबल करना होगा। अच्छी खासी लेबल क्यों करते हैं, लेबल करने में हमारे जो एक सिमेट्री मेंटेन होगी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंड, ट्रेंचेस को हमें डिग करेंगे, जो पीट होगा, जो ट्रेंचेस होगा, उसका लेंथ होगा अबाउट 90 सेंटीमीटर विड्थ। ठीक है, 90 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, और जो डेप्थ होगा वो 15 टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ होगा। मतलब ये जो एक मान के चलिए एक होल आप डिग कर रहे हो, एक ट्रेंच आप डिग कर रहे हो, जहाँ की जिसकी विड्थ होगा आपका 90 सेंटीमीटर एंड जिसकी डेप्थ होगा 15 टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह की कुछ ट्रेंचेस प्रिपेयर किया जाता है। और जो प्लांटिंग मटेरियल होती है पाइनएप्पल की, वो होती है बाय सकर और स्लीप एंड क्राउन। ये तीनों से प्रोपागेट किया जाता है। मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगी सकर क्या होता है, स्लीप क्या होता है, क्राउन क्या होता है। इस तीनों जो उसकी प्लांटिंग मटेरियल होती है, प्रोपागेटेड होती है, तीनों मटेरियल से ही प्रोपागेट होती है। और टिश्यू कल्चर के माध्यम से भी थोड़े बहुत पाइनएप्पल को प्लांट किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। और जो प्लांटिंग मटेरियल होती है, जो भी हो, वेदर इट इज सकर और स्लीप और क्राउन, व्हाट एवर इट इज, यू हैव टू डीप इट इन सेरेसन सोल्यूशन, जो कि होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में 4 ग्राम इस सोल्यूशन को ऐड करके इसको एक सोल्यूशन बना जाता है। और 0.2% डिथेन M45 इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको अगर, या फिर इसको, ये दोनों को एक साथ नहीं मिलाना, आप सेरेसन सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो या फिर डिथेन M45 को यूज़ कर सकते हो बिफोर प्लांटिंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट बॉर्डर रट। बॉर्डर रट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसकी डिजीज़ है, जिसको आप अवॉइड करने के लिए प्लांटिंग मटेरियल को आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ पाइनएप्पल एंड पाइनएप्पल ट्री, पाइनएप्पल प्लांट। देखिए किस तरह से होता है। ये जो पाइनएप्पल होता है ये फ्रूट होता है। ठीक है, ये फ्रूट हो गया आपका, और ये फ्रूट के ऊपर जो होता है पत्ते की तरह, इसको बोला जाता है क्राउन। ठीक है, और ये जो फ्रूट होती है इसको मल्टीपल फ्रूट बोला जाता है। ठीक है, आपको अगर कोई कभी भी एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, पाइनएप्पल की फ्रूट को क्या बोलते हैं, इसको मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्रूट मिलकर, फ्लावर मिलकर ये एक हो जाता है, मिलकर एक फ्रूट बन जाता है। और इसको बेस में जो एक होता है, इसी पैटर्न पे एक आता है, इसको बोला जाता है स्लिप। क्राउन की तरह इसकी बेस में भी इस तरह इस पैटर्न पे कुछ होता है, लीव्स, इसको स्लिप बोला जाता है। इस पे भी आप, इसी से भी आप प्रोपागेट कर सकते हो, क्राउन से भी प्रोपागेट कर सकते हो। एंड आप और एक क्या था हमारा, और ये तो लीफ है, आपको पता है ना, ये एक सकर जैसे, सॉरी, सकुलेंट लीफ है इसका, एरियल सकर है। इसके बेस में ये क्राउन की तरह कुछ लीव्स की तरह निकलता है, इसको एरियल सकर बोलते हैं। और ये उसका मेन स्टेम होता है। इसकी यहाँ पे एडवेंटिटियस रूट होता है, ये ग्राउंड सकर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राउंड से निकलती है इसको ग्राउंड सकर बोलते हैं, जो थोड़े ऊपर स्टेम पे निकलती है इसको एरियल सकर बोलते हैं। उसके बेस में ये एक ओरिजिनल पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं। ये जो फ्रूट के बेस में जो निकला हुआ है इसको स्लिप बोलते हैं, इसको क्राउन बोलते हैं। ठीक है, और नीचे नीचे ये वाला जो रूट है इसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये मदर प्लांट हो गया। ठीक है, ये राटून सकर है, राटून के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा देख लेना आप। इसको यहाँ पे जो शक्कर वगैरह निकलता है इसको राटून शक्कर बोलते हैं। ठीक है, और ये सेकेंड राटून शक्कर है। देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट नहीं निकला है, ये एक क्राउन की तरह शक्कर की तरह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रूट नहीं हुआ है, ये एक सेकेंड राटून शक्कर है। ठीक है, तो इस तरह इस पैटर्न पे पाइनएप्पल की जो प्लांट होती है। फिर हम देखते हैं प्लांटिंग सीजन एंड स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो सीजन है, प्लांट टाइम ऑफ प्लांटिंग वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ मानसून एंड द इंटेंसिटी ऑफ इट्स प्रेसिपिटेशन। मतलब हमारे इंडिया पे जिस जिस जगह पे, हमारे इंडिया पे डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वक्त पे मानसून आता है। ठीक है, और ये मानसून जो आता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में एक अलग तरीके के मानसून होती है, प्रेसिपिटेशन थोड़ा ज़्यादा होती है। धीरे धीरे वो जब दक्षिण की तरफ आते हैं हम, डेक्कन की तरफ, वहाँ पे
जो मानसून होता है उसकी अमाउंट भी थोड़ी कम हो जाती है, फिर उसकी जो प्रेसिपिटेशन है वो भी थोड़ा कम हो जाती है। कभी-कभी इतना ज़्यादा हो जाती है कि आजकल तो क्लाइमेट के वजह से डिफरेंट तरह की फ्लडिंग हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सारी चीज़ें नेचुरल कैलामिटीज़ होती रहती है। लेकिन अगर हम ओनली मानसून को पकड़ के चले तो डिफरेंट टाइम ऑफ अनसेट मतलब मानसून जिस टाइम पे आती है उसको पकड़ते हुए हम पाइनएप्पल प्लांट को उस तरह से प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप मान के चलोगे अगस्त से अक्टूबर तक हमें प्लांटिंग कर लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर हम केरला, कर्नाटक जो डेक्कन की तरफ होती है, साउथर्न की तरफ, इसके बारे में अगर हम वहाँ तक जाए तो बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग इज अप्रैल से जून होती है, ठीक है। फिर स्पेसिंग देखेंगे अगर जो प्लांट डेंसिटी पाइनएप्पल की जो होती है 1 हेक्टेयर में लगभग 63,400 प्लांट्स रहते हैं। ये उसकी एवरेज स्पेसिंग डेंसिटी है, प्लांटिंग डेंसिटी है। मतलब इतना डेंसिटी में प्लांट्स अगर रहते हैं पर हेक्टर तो अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है, यील्ड भी अच्छी खासी हो जाती है। ये है सब ट्रॉपिकल एंड माइल्ड ह्यूमिड कंडीशंस जो एरिया है वहाँ की ये एवरेज स्पेसिंग होती है। प्लांटिंग इज यूजुअली अवॉइडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेवी रेन्स। जब हेवी रेन्स होगा जिस पीरियड पे मानसून की जो पीक पीरियड होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन्स होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है उस टाइम पे हमें प्लांटिंग को अवॉइड करनी है। क्योंकि और डिलेइंग इन प्लांटिंग, अगर हम प्लांटिंग को डिले करते हैं सितंबर से आगे तक लेते हैं तो क्रॉप उस तरह से क्रॉप की हार्वेस्टिंग भी डिले हो जाती है, ठीक है। फॉर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ए प्लांट डेंसिटी, अगर हम ये सब ट्रॉपिकल एंड माइल्ड ह्यूमिड कंडीशंस की बात करें तो हमें इतना ही प्लांट्स पर हेक्टर जरूरत होती है। अब हम पढ़े कि 63,400 प्लांट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अब हम अगर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस के बारे में बात करें जो साउदर्न पे देखने को मिलती है इंडिया में, वहाँ पे आपको 53,300 प्लांट्स पर हेक्टर आपको डेंसिटी मेंटेन करनी है एट 25 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डेंसिटी विद इन ए रो एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम रो टू रो। मतलब प्लांट टू प्लांट ये हो गया प्लांट, यहाँ पे अगर आप एक प्लांट लगाते हो, इस धाड़ी पे एक प्लांट लगाते हो और इस धाड़ी पे एक प्लांट लगाते हो, इस धाड़ी पे प्लांट लगाते हो, तो ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये जो रो टू रो डिस्टेंस ये 60 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड ट्रेंचेस 90 सेंटीमीटर ट्रेंच टू ट्रेंच, ठीक है। जो ट्रेंचेस आपने खोला हुआ है ट्रेंच टू ट्रेंच डिस्टेंस हो गया आपका 90 सेंटीमीटर। ये हाइल्ड प्रोवाइड करती है अगर आप इसी पैटर्न पे स्पेसिंग करते हो। रेनफेड हाई फर्टाइल एंड हिली एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ए समवॉट लोअर डेंसिटी ऑफ 31,000 प्लांट्स पर हेक्टर इज रिकमेंडेड। जिस रेन पे सबसे ज़्यादा रेन होती है और हाई फर्टाइल एरिया जिस एरिया पे आप सैंडी लोम हमें चाहिए, सैंडी लोम से ज़्यादा अगर ब्लैक सॉइल है या फिर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है उस सॉइल अगर होती है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जिस तरह की हिली एरियाज होती है उस एरिया में आपको थोड़ा कम डेंसिटी का प्लांट मेंटेन करनी होती है जो कि है 31,000 प्लांट्स पर हेक्टर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि प्लांटिंग मेथड्स किस तरह से प्लांटिंग किया जाता है पाइनएप्पल का एंड इसका न्यूट्रिशन क्या है, किस तरह से हमें न्यूट्रिशन देना है और क्या क्या न्यूट्रिशन देना है। तो पहले तो 4 डिफरेंट प्लांटिंग सिस्टम्स 4 तरीके से हमें पाइनएप्पल को हम लगा सकते हैं। जैसे कि फ्लैट बेड में हम लगा सकते हैं फ्यूरो करके, मतलब इस तरह से जो होती है यहाँ पे थोड़ा पानी जाने के लिए रास्ता होती है, फिर यहाँ पे एक फ्यूरो लगाते हैं तो फ्यूरो मेथड पे हम करते हैं प्लांटिंग। फिर कंटूर जो स्लोपी एरिया होती है वहाँ पे भी हमें थोड़ा कंटूर तरीके से कंटूर करके वहाँ पे हमें प्लांटिंग करनी होती है। और जो लास्ट मेथड है वो होती है ट्रेंच मेथड। ये एक मेथड आप देखिए यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ये है ट्रेंच मेथड जहाँ पे एक फ्लैट बेड की तरह होती है, यहाँ पे एक दो लेवल पे होती है प्लांट लगाते हैं फिर ट्रेंचेस बनाया जाता है, एक गड्ढा की तरह बनाया जाता है और उसका थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है और उसके 70 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है और फिर उसके बाद और एक फ्लैट बेड की तरह यहाँ पे लगाया जाता है। तो इस तरह से ट्रेंचेस के को फॉलो करके हमें प्लांटिंग करा जाता है पाइनएप्पल की। और ये डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू लैंड एंड रेनफॉल। जैसे कि स्लोपी एरिया पे हमें टेरासिंग और कंटूर प्लांटिंग की मदद से पाइनएप्पल को
हम प्लांट करते हैं ताकि सॉइल इरोजन को हम चेक कर सके, क्योंकि स्लोपी एरिया पे रेगुलरली लैंडस्लाइड होते रहते हैं, सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से वहाँ पे कंटूर स्लोप करके अगर आप प्लांटिंग करते हो, कुछ भी कल्टीवेशन हो, तो आपकी सॉइल इरोजन चेक हो जाती है। फिर ट्रेंच प्लांटिंग, और केरला जैसे एरिया पे ट्रेंच प्लांटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में। N P2O5 K2O ये चाहिए पाइनएप्पल को 12:4:12 ग्राम पर प्लांट पर ईयर बेसिस पे एक प्लांट को इतना N P2O5 K2O की जरूरत होती है। इज ऑप्टिमम अंडर जोरहट कंडीशंस, नो रिस्पॉन्स टू पी एप्लीकेशन हैज़ बीन ऑब्जर्व। मतलब मैक्सिमम केस में आपको फास्फोरस के एप्लीकेशन को की ज़रूरत नहीं होती है पाइनएप्पल के प्लांट पे। लेकिन जो राटून क्रॉप होते हैं, राटून क्रॉप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में। राटून क्रॉप जो होते हैं उन पे 4 ग्राम P2O5 पर प्लांट यूज़ किया जाता है ताकि फ्रूट वेट एंड यील्ड की इंक्रीज हो सके, ठीक है। जो नाइट्रोजन होती है उसको अप्लाइड करना है 6 स्प्लिट डोजेस में, हमें एक साथ इसको अप्लाई नहीं करना है। फास्ट डोजेस ऑफ एन कैन बी गिवन 2 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग। एक बार हम प्लांटिंग कर लिया तो उसके 2 महीने बाद हमको फास्ट डोज ऑफ एन एप्लीकेशन करनी है। 6 स्प्लिट डोजेस मतलब इसको 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हुआ, एक डोजेस में आपको 2 ग्राम पर प्लांट पर ईयर पड़ता है। तो हमें पहले 2 मंथ के बाद जो जब लगाते हैं पाइनएप्पल, 2 मंथ के बाद हमें 2 ग्राम पर प्लांट देना है नाइट्रोजन, और उसके बाद एट लास्ट वन 12 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग। फास्ट हमें देना है 2 मंथ्स के बाद, और जो लास्ट की स्प्लिट डोजेस होगी वो होगी 12 मंथ्स के बाद, लगाने की 12 मंथ्स के बाद हमें देना है। के शुड बी अप्लाइड इन 2 स्प्लिट डोजेस। उसी तरह पोटेशियम को भी हमें 2 स्प्लिट डोजेस में देनी है। एंटायर पी एंड हाफ ऑफ फर्स्ट डोजेस में हम पोटेशियम दे देते हैं, और उसके बाद जो फास्फोरस हो गया और जो हाफ पोटेशियम बाकी रहा उसको एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग एंड द रिमेनिंग के 6 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। फर्स्ट प्लांटिंग के टाइम पे हमें फास्फोरस एंड पोटेशियम देना है, हाफ पोटेशियम, और रिमेनिंग जो होता है पोटेशियम जो बाकी रह गया हाफ पोटेशियम, उसको हम 6 महीने के बाद, प्लांटिंग के 6 महीने के बाद देते हैं। तो इसी पैटर्न पे हमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है पाइनएप्पल प्लांट में। ये किस तरह की प्लांट है, जैसे ये एक जेरोफाइटिक प्लांट है और मतलब सक्यूलेंट प्लांट है, तो इसी वजह से इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा इरिगेशन इस तरह की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से इसको कहा जाता है ये एक मोस्ट बेनिफिशियल क्रॉप है कल्टीवेशन करने के लिए। फिर आते हैं इरिगेशन इंटरकल्चरल ऑपरेशन। तो इरिगेशन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। पाइनएप्पल इज मोस्टली कल्टिवेटेड अंडर रेनफेड कंडीशन में, इसको मतलब रेनफेड कंडीशन में प्लांटिंग होती है पाइनएप्पल। तो सप्लीमेंट्री इरिगेशन हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड साइज फ्रूट्स इन एरियाज हैविंग ऑप्टिमम रेनफॉल। तो जो जिस एरिया पे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा इरिगेशन देने की, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर सप्लीमेंट कर सकते हैं हम इरिगेशन को, थोड़े थोड़े वक्त पे हम अगर दे सकते हैं तो ये फ्रूट साइज को थोड़ा एनहांस कर सकता है, ठीक है। इरिगेशन ऑल्सो हेल्प्स टू एस्टेब्लिश एन ऑक्सीजन प्लांटिंग टू मेंटेन इट्स ईयर राउंड प्रोडक्शन। इन केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल एंड हॉट वेदर, इरिगेशन में बी प्रोवाइडेड वंस इन 20 to 25 डेज। जिस जगह पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है या फिर वेदर बहुत ही हॉट है या फिर समर सीजन हो गया है जब बहुत ह्यूमिड हो जाती है एंड बहुत ड्राई हो जाती है क्लाइमेट, बहुत टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो उसी टाइम पे आप 20 to 25 डेज पे या फिर मंथली वंस आप इरिगेट कर सकते हो टू सप्लीमेंट द इरिगेशन पैटर्न, ठीक है। फिर वीडिंग मतलब हमें घास फूस का जो घास बचना जो उसको कहते हैं वीडिंग। तो अनवांटेड जो ग्रास होती है, अनवांटेड प्लांट्स होती है, उसे उठाकर वहाँ से फेंकना, कल्टीवेट मतलब वहाँ उसको अपरूट करना, उसे बोलते हैं वीडिंग। तो आपको पता होगा ये इस बारे में। तो नटग्रास एंड हैरियली, ये दो जो वीड होते हैं ये सबसे कॉमन होते हैं पाइनएप्पल में। तो इसी वजह से वीडिंग को 3 to 4 टाइम्स ए ईयर आपको करनी चाहिए। वीडिंग्स आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ डायूरन। डायूरन को अगर ये वीडिसाइड होती है, इसको 2 kg पर हेक्टर के हिसाब से, या फिर आप ब्रोमासिल
को डायरिन के साथ मिलाकर 2 kg पर हेक्टर के हिसाब से प्री एमर्जेंट स्प्रे, ठीक है, मतलब प्लांट एमर्ज होने से पहले जो स्प्रे करते हैं उसको बोलते हैं प्री एमर्जेंट स्प्रे। उसको आप डाल सकते हो ताकि वीड की ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, वीड ज़्यादा ग्रो ना करे, ठीक है। उसके बाद हमें अर्थिंग अप करना है और अर्थिंग अप नेसेसरी, ये एक एसेंशियल एप्लीकेशन है इन पाइनएप्पल कल्टीवेशन, जिसके वजह से प्लांट को गुड एंकरेज मिलते हैं। अर्थिंग अप मतलब क्या है, उसके आसपास के जो रूट्स होते हैं, प्लांट के आसपास के जो रूट्स होते हैं उसको थोड़ा खुदाई करना, ताकि अब जब पॉट में भी घर में जो गार्डन में रखते हो या फिर घर में वो बालकनी में जो पॉट रखते हो वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा अगर आप रूट को अर्थिंग अप करोगे ना टाइम टू टाइम, तो बहुत ही अच्छा एरिएशन होता है और रूट की एनकरेज भी बहुत अच्छी खासी होती है और इसी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी होती है। इसीलिए कहा जाता है टाइम टू टाइम अर्थिंग अप कर लेना चाहिए। तो पाइनएप्पल में भी सेम पैटर्न में आपको अर्थिंग अप करना है। सून आफ्टर हार्वेस्ट अर्थिंग अप इज डन लिविंग 1 to 2 सकर्स ओनली। तो पाइनएप्पल में क्या करते हैं, हार्वेस्ट के बाद ही इमिडिएटली अर्थिंग अप कर लेते हैं और इसमें जितने सारे सकर्स होते हैं, पाइनएप्पल में क्या होता है, हर तरह से सकर्स आते हैं। बैसल में सकर आता है, राटोनिंग सकर आता है, एरियल सकर आता है। तो रूट में जो सकर आता है उसमें 1-2 सकर को छोड़ के बाकी सबको अर्थिंग अप करके निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्चिंग भी आपको करना है और मल्चिंग में क्या करते हैं, हम ड्राई लीव्स की यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ को भी। मल्चिंग में क्या होता है, रूट के चारों तरफ ये ड्राई लीव्स या स्ट्रॉ पे आपको घेराई कर लेते हैं 1-2 इंच में, और ब्लैक पॉलीथीन में भी करते हैं, सॉ डस्ट में करते हैं। और इसी पैटर्न पे क्या होता है, इसकी वजह से मॉइस्चर जो होता है वो काफ़ी देर तक कंजर्व होके रहती है, वीड भी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है और जो सॉन की जो प्लांट की जो रूट है वो सनबर्न एंड डैमेज, जो बाढ़ की तरह डैमेज होता है, वो सारी चीज़ें भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे राटून क्रॉप, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने वही जो एक पिक्चर आपको दिखाया हुआ था पहले स्लाइड पे, तो उस पिक्चर को मैं और एक बार यहाँ पे दिखाती हूँ आप लोग की जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। ये जो शक्कर है, राटून शक्कर है, वो यहाँ से निकलती है, कभी कभी मदर प्लांट के साइड से भी निकलती है, ठीक है। ये एक फ्रूटिंग फास्ट राटून शक्कर है, सेकेंड राटून शक्कर है, यहाँ से निकलती है। लेकिन ये जो फ्रूट है, मेन फ्रूट के नीचे से जो निकलती है उसको स्लिप बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मदर मेन स्टेम से जो निकलते हैं उसको बोला जाता है राटून क्रॉप, ठीक है। ये जो राटून क्रॉप होती है, देखिए एवरेज अगर आप मान के चलो कि या फिर जनरली क्या होती है, जैसे हमारे बनाना प्लांट होती है उसी तरह पाइनएप्पल प्लांट साल में एक ही बार फ्रूट आता है और एक मदर प्लांट एक ही बार फ्रूट देती है। लेकिन अगर आप इसको इस राटून जो सकर्स होते हैं, राटून सकर्स होते हैं, इसको यूटिलाइज करके दोबारा आप और एक मदर प्लांट बना सकते हो इसको यूज़ करके, और इसके साथ आप दोबारा फ्रूटिंग निकाल सकते हो। तो यही बोलता है कि जब ये मदर प्लांट ख़त्म हो जाता है, उसकी कैरियर ख़त्म हो जाती है, मतलब उसकी जो लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, तो इसके आसपास से जो निकलती है, ग्राउंड से जो निकलती है राटून क्रॉप, राटून शक्कर, इसको आप यूज़ करके एक दूसरा मदर प्लांट बना सकते हो और वहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो, एक फ्रूट्स आप निकाल के हार्वेस्ट कर सकते हो। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए गुड एंकरेज फॉर राटून क्रॉप, प्लांट्स मस्ट बी एडिक्वेटली अर्दन एंड फर्टिलाइज्ड। मतलब आप इसको निकाल के और एक जगह पर यार्थव कर सकते हो और उसके साथ वहाँ पे अगर न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर कुछ भी आप दे दोगे तो वो बहुत अच्छी एक मदर प्लांट के हिसाब से ग्रो करेगी। उसके बाद हमें फ्लावर इंडक्शन करने के लिए क्या करना होता है, एप्लीकेशन ऑफ एनए देना होता है, और या फिर आप प्लानोफिक्स यूज़ कर सकते हो और सेलेमन यूज़ कर सकते हो एट 10 to 20 ppm, जो कि पाइनएप्पल फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगी। और फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो हम एनए को भी अप्लाई कर सकते हैं 2 to 3 months आफ्टर फ्रूट सेट जब होता है उसके बाद अगर हम एनए को इसी मतलब इसी डोज पे देते हैं तो ये डेफिनेटली 15 to 20% फ्रूट साइज को इंक्रीज कर जाता है, ठीक है।
उसके बाद रिमूवल ऑफ सकर्स, ये जो सकर्स निकलता है, देखिए राटून सकर्स जो होते हैं उस पे नई प्लांट बन सकती है, लेकिन ये जो फ्रूट के बेस से जो निकलती है शक्कर उसको स्लीप बोला जाता है। इस स्लीप से शक्कर स्टार्ट ग्रोइंग विद द इमर्जेंस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, जब इन्फ्लोरेसेंस स्टार्ट होता है, इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूल निकल निकल आते हैं, तभी शक्कर्स बढ़ना भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये जो स्लीव्स होती है, स्लीव्स मतलब फ्रूट के नीचे के हिस्से से जो सकर्स निकलते हैं उसको स्लीप बोला जाता है। ये जब जब फ्रूट डेवलप होती है उसी पैटर्न पे सकर्स डेवलप होती है, ये स्लीव्स डेवलप होती है। मतलब इसकी डेवलपमेंट इस फ्रूट से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फ्रूट वेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सकर्स और प्लांट। एक प्लांट पे जितना सकर्स का मतलब ये जो राटून शक्कर है और मग रूट शक्कर है, जितने सारे ये शक्कर्स बढ़ेंगे, फ्रूट की वेट एंड साइज उसी तरह से बढ़ते हैं। लेकिन अगर ये स्लीप शक्कर ये इसकी डेवलपमेंट होती है, तो ये क्या करती है, फ्रूट की मैच्योरिटी को डिले करता है। समझ में आ गया? तो स्लीप शक्कर का बढ़ना फ्रूट के लिए एक डिसएडवांटेज है, लेकिन बाकी सब शक्कर्स का बढ़ना फ्रूट के लिए एडवांटेजेस है। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्राउन मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं पाइनएप्पल प्लांट की। क्राउन मतलब पाइनएप्पल फ्रूट के ऊपर ये जो क्राउन के तरह लीव्स होते हैं, इनको बोला जाता है क्राउन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि क्राउन साइज हैज नो बेयरिंग ऑन द फ्रूट वेट और क्वालिटी। इस जो क्राउन का रहना फ्रूट के ऊपर कोई भी हावी भारीपन नहीं डालता, या फिर फ्रूट की क्वालिटी में कोई डिक्रीज नहीं करता, फ्रूट की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं डालता। ये क्राउन होने की वजह से हैंडलिंग बहुत ईजी हो जाती है, फ्रूट ज़्यादा वक्त तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है और हमें ज़्यादा देर तक ये रह पाती है। तो इसी वजह से क्राउन का रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमें डी सकरिंग हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, ये जो सकरिंग होती है, डिफरेंट सकर्स निकलते हैं पाइनएप्पल प्लांट में। हम इस शक्कर को जितने लेट में डी शक्कर करें, मतलब इसे निकालें, तो ही अच्छा होता है फ्रूट के लिए। क्योंकि एक बार फ्रूट हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो राटून शक्कर्स होते हैं उसको निकाल के हम मदर प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसको यार्ड थिन करके, इसको फर्टिलाइज करके हम नया एक प्लांट बना सकते हैं। लेकिन उसके फ्रूट के निचले हिस्से में जो निकलती है शक्कर, वो होती है स्लीप। और ये जब फ्रूट की एक मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है और स्लीप जितना बड़ा हो सकता है, उसकी पीक ग्रोथ स्टेज तक हम वेट करेंगे। जब तक वो हो जाता है, उसकी पीक ग्रोथ स्टेज आ जाती है, तब हमको इसे निकाल देना है। हम अगर इसे निकाल देंगे तो फ्रूट डेवलपमेंट में काफ़ी आसानी हो जाएगी और फ्रूट की क्वालिटी भी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्राउन रिमूवल के बारे में लिखा हुआ है, तो क्राउन रिमूव करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्राउन हमें बहुत ईजी करता है, क्राउन की रहना हमें ईजी करता है हैंडलिंग के लिए, और फ्रूट का बहुत लंबी समय तक उसका क्वालिटी मेंटेन होके रहने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में भी मददगार बहुत होती है क्राउन की वजह से। फिर आते हैं प्लांट प्रोटेक्शन मेजर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पाइनएप्पल एक इस तरह की क्रॉप है जहाँ पे बहुत सारे डिजीजेस नहीं लगते इंडिया में। इनफैक्ट डिजीजेस इन पाइनएप्पल आर वेरी स्पोराडिक। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लगते, और लगते भी है तो बहुत ही कम दिनों में निकल जाते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट की अगर हम बात करें तो यूजुअली फ्री फ्रॉम पेस्ट, यहाँ पे ज़्यादा पेस्ट नहीं लगते। शायद हो सकता है उसकी जो स्पाइनी नेचर है जिसके वजह से फेवरेबल नहीं होता इंसेक्ट को, कीड़े को। और एक्सेप्ट मीलीबग्स लगते हैं, इस तरह की जो व्हाइट व्हाइट होते हैं मीलीबग्स लगते हैं, एंड स्केल इंसेक्ट होते हैं इसी तरह से इन स्पोरेडिक केसेस। और डिजीजेस की अगर हम बात करें तो डिजीजेस आर नॉट कॉमन एक्सेप्ट स्टेम रॉट इन केस ऑफ पाइनएप्पल। स्टेम की जो रॉट होती है, उसके जो पत्ते स्टेम वगैरह वो रॉट हो जाके मर जाते हैं, तो ये एक कॉमन होता है। अदरवाइज इतना ज़्यादा कुछ उसमें डिजीजेस नहीं लगता। कंट्रोल मेजर्स इंक्लूड गुड ड्रेनेज अगर आप करते हो फील्ड में, एंड डिपिंग द शक्कर्स इन बोर्डेक्स। शक्कर को जब आप लगाओगे प्लांट में, उससे पहले उसे थोड़ा ट्रीटमेंट कर लेना बोर्डेक्स मिक्सचर में, तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं होंगे आगे। तो दोस्तों, पेस्ट एंड डिजीजेस तो ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन कुछ abnormalities वगैरह होते हैं पाइनएप्पल में, जो
अक्सर दिखे जाते हैं। पहले तो होते हैं मल्टीपल क्राउन। मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी आपको पिक्चर के साथ। पाइनएप्पल फ्रूट्स कभी-कभी क्या होता है, पाइनएप्पल फ्रूट बियर मोर देन वन क्राउन, एक क्राउन से ज़्यादा क्राउन उस पे बियर होती है। मतलब फ्रूट के ऊपर ना, ये जो फ्रूट होती है उसके ऊपर एक से ज़्यादा आप क्राउन देख सकते हो, जैसे कि 25, कभी-कभी तो 25 क्राउन्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, द टॉप ऑफ द फ्रूट्स ग्रो ब्रॉड एंड फ्लैट। जो इसकी जो टॉप होती है फ्रूट की, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाती है, क्योंकि 25 क्राउन्स की रहना यहाँ पे, ये क्राउन हो गया, ये एक दूसरा क्राउन हो गया, इस तरह से 25 तक क्राउन की डेवलपमेंट हो जाती है। तो फ्रूट्स इसी वजह से क्रॉकी हो जाती है और टेस्ट इंसिपिड, अच्छी खासी टेस्ट उसकी नहीं रहती। This is most commonly observed in kiwi fruits, making it unfit for canning। तो kiwi जो वेराइटी होती है उस वेराइटी में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। फिर क्राउन एंड फ्रूट फैसिनेशन, ये क्या होती है? फैसिनेशन मेक्स पाइनएप्पल टोटली यूजलेस फॉर कंजप्शन। फैसिनेशन मतलब ये जो प्लांट होती है, जो फ्रूट होती है, कभी कभी क्या होती है, हाई सॉइल फर्टिलिटी अगर बहुत ज़्यादा है सॉइल पे, या फिर वेदर बहुत वार्म होती है, तो ये क्या करती है, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा, बहुत वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है प्लांट पे। तो जिसके वजह से प्लांट थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है देन ए नॉर्मल प्लांट्स टू फ्लावर। जिस वक्त पे एक प्लांट को फ्लावरिंग करना होती है, उससे काफ़ी देर में एक प्लांट फ्लावरिंग करती है। तो एक्सट्रीम केसेस में क्या होती है, जो फ्रूट होती है वो एकदम फ्लैट सी दिखती है और या फिर ट्विस्टेड की तरह दिखती है, जिसके वजह से, और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूमरेबल क्राउन्स भी लगती है, और ये देखने में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता या फिर खाने में भी इतना टेस्टी नहीं होता, और ये एक अबनॉर्मलिटीज़ माना जाता है पाइनएप्पल में। उसके बाद जो थर्ड अबनॉर्मलिटीज़ होती है वो होती है कॉलर ऑफ स्लिप्स। कॉलर ऑफ स्लिप्स मतलब बहुत सारे स्लिप्स, मतलब क्या, एक फ्रूट के निचले वाले जो हिस्से होते हैं यहाँ पे सकस निकलना। ठीक है, और ये जो स्लिप होती है, ये कभी कभी क्या होती है, फ्रूट के बेसिस में बहुत सारे स्लिप्स निकल आते हैं, और जिसके वजह से एज ए रिजल्ट फ्रूट एकदम छोटा हो जाता है। हमने पढ़ा ना, जब स्लिप्स निकलते हैं, स्लिप्स की ग्रोथ होती है, तो फ्रूट साइज डेवलपमेंट नहीं होती एंड फ्रूट की क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो इसी पैटर्न पे, इसी वजह से जब बहुत सारे स्लिप्स निकलते हैं तो फ्रूट बहुत टाइनी हो जाती है। टैपर्ड विथ नर्व्स एट द बेस, जनरली हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजेशन, हेवी रेनफॉल एंड रिलेटिवली लो टेम्परेचर टुगेदर रिजल्ट इन कलर ऑफ स्लिप्स। ये जो फैक्टर्स है कि आप अगर ज़्यादा नाइट्रोजन दे देते हो, फर्टिलाइजिंग कर देते हो, या फिर हेवी रेनफॉल हो गया, या फिर टेम्परेचर थोड़ा लो हो गया उसकी मैच्योरिटी टाइम से के टाइम वक्त पे, तो ये इस तरह की अबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है पाइनएप्पल में। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, मल्टीपल क्राउन्स, ये है एक पाइनएप्पल जिसके ऊपर ये सारे क्राउन्स इस पैटर्न पे दिखते हैं, इसको मल्टीपल क्राउन कहते हैं। और कभी कभी 25 तक, देखिए ये होता है फ्रूट फैसिएशन। और जो फ्रूट फैसिएशन में इतने सारे क्राउन्स होते हैं, ये एक फ्लैट की तरह दिखते हैं, कितना बड़ा हो गया देखिए, ये क्या टेस्ट लगता होगा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो। तो ये होता है फ्रूट क्राउन एंड फ्रूट फैसिएशन, ये होता है मल्टीपल क्राउन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड पे। पाइनएप्पल की जो ग्रोथ पीरियड होती है, एक प्लांट लगाने के 12 से 15 महीने के बाद इस पे फ्लावरिंग आती है, और 15 से 18 महीने के बाद इस पे हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी, टाइम ऑफ प्लांटिंग, टाइप एंड साइज ऑफ प्लांट मटेरियल यूज्ड एंड टेम्परेचर के ऊपर भी ये फैक्टर डिपेंड करती है। फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान ये सब फैक्टर को मिलाकर 15 से 18 महीने के अंदर आप फ्रूट हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके जो हार्वेस्टिंग सीजन होती है ये मई से अगस्त होती है, इसी महीने पे आता है। यूनिफॉर्म फ्लावरिंग के लिए आपको, यूनिफॉर्म फ्लावरिंग मतलब अगर आप ओवर 80% फ्लावरिंग चाहते हो मेन सीजन में, तो आपको इथ्रेल की स्प्रे करनी होगी। 100 ppm की जो डोज होती है इसकी, इज टू बी प्लांटेड अप्लाइड टू प्लांट्स 1 मंथ बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से 1 मंथ बिफोर आपको इस सॉल्यूशन को स्प्रे करनी है, ताकि यूनिफॉर्म पैटर्न पे फ्लावरिंग हो, और जो भी फ्लावरिंग हो 80% हद तक फ्लावरिंग हो। फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड, जो कैनिंग पर्पजेस के लिए, डिफरेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए हार्वेस्ट किया जाता है, उस फ्रूट्स को आप जब फ्रूट का थोड़ा डेवलपमेंट होता है, बेस से थोड़ा येलो कलर दिखना शुरू होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा राइप हो रहा है, फ्रूट मैच्योर हो रहा है, इसी तरह से दिखता है,
तभी आपको हार्वेस्ट कर लेनी है। और अगर आप टेबल पर्पज़ के लिए मतलब खाने के लिए डायरेक्ट खाने के लिए इसको हार्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वेट करनी होगी जब तक ये गोल्डन येलो कलर ना हो जाए। मतलब इसकी जो आउटर की फ्रूट की जो आउटर कलर है ये गोल्डन येलो कलर होने तक आपको वेट करनी होगी। एवरेज यील्ड की अगर हम बात करें तो 50 से 80 टन्स पर हेक्टर ये होता है उसकी एवरेज यील्ड पाइनएप्पल की, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। किस पैटर्न पे आप कल्चरल प्रैक्टिसेस किए हो, किस पैटर्न पे स्पेसिंग किए हो, कौन सी टेम्परेचर है, कौन सी वेदर है, कौन सी वेराइटी है, ये सब पे डिपेंड करके 50 से 80 तक टन्स तक आप पर हेक्टर निकाल सकते हो यील्ड। फिर हार्वेस्ट करने के बाद हमें थोड़ा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें अगर आप फ्रूट को हार्वेस्ट करते हो तो ये विथ क्राउन को अगर आप डिटैच नहीं करते हो फ्रूट से तो ये 10 से 15 दिन तक हार्वेस्टिंग पीरियड मतलब ये विदाउट डैमेज 10 से 15 दिन तक रह सकता है। अगर आपको इसको रेफ्रिजरेट करोगे 10 टू 13 डिग्री सेल्सियस में तो ये 20 डेज तक स्टोर हो सकता है। और बेस स्टोरेज टेम्परेचर इसकी है 7.2 डिग्री सेल्सियस एंड 80 टू 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस ह्यूमिडिटी के साथ 7.2 डिग्री सेल्सियस में अगर आप इसको स्टोरेज करोगे तो काफ़ी दिन तक इसको स्टोरेज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आती है जैसे कि ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, इसमें ये भी सेम पैटर्न पे होता है जो अदर फ्रूट्स होता है। बेसिस ऑन द वेट, साइज एंड कलर इसको ग्रेड किया जाता है। और पैकिंग करने के लिए वुडन जो बास्केट ओवन होती है विथ बैम्बो स्ट्रिप्स इसको यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में आप ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लॉरीज में कर सकते हो। ठीक है, और मार्केटिंग में मेजॉरिटी ऑफ द कल्टिवेटर सेल देयर क्रॉप आइदर थ्रू ट्रेड एजेंट्स एट विलेज लेवल और कमीशन एजेंट्स एट द मार्केट। ठीक है, मार्केट से कुछ कमीशन एजेंट्स के मिडिलमैन के द्वारा आपको मार्केटिंग किया जा सकता है, या फिर आप विलेज में डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, या फिर विलेज जो फार्मर होते हैं उनसे आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके कल्टिवेटर से आप खरीद सकते हो। ठीक है, मार्केटिंग किया जा सकता है। और लास्टली हमारा आता है कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पाइनएप्पल कल्टीवेशन को लेकर हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या-क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ये अभी तक जितने सारे फ्रूट क्रॉप है उसमें ये सारे जो इंस्टीट्यूशन है इनको आपको याद रखनी है। और यहाँ पे सिर्फ फ्रूट का नेम को चेंज करनी है। जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH ये फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देता है पाइनएप्पल कल्टीवेशन के लिए, इंक्लूडिंग आपको एरिया एक्सपेंशन कैसे करनी है, कैसे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल आपको कहाँ से लानी है, किस तरह से प्रोवाइड करनी है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी ये मददगार होती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो NHB होती है ये भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी असिस्ट करती है, प्रोसेसिंग यूनिट भी प्रोवाइड करती है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है जो पाइनएप्पल ग्रो करते हैं। ठीक है, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी ये भी सेम है अदर फ्रूट्स की तरह। ये पाइनएप्पल एक की एक्सपोर्ट क्रॉप बने इसको ये प्रमोट करता है, स्पेशली फ्रॉम स्टेट्स लाइक त्रिपुरा, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादातर पाइनएप्पल ग्रो होते हैं। विथ इम्प्रूव टू इसका क्वालिटी कैसे मेंटेन हो, पैकेजिंग, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, ये सब एनकरेज हो, बहुत अच्छी पैटर्न पे चले, इसके ऊपर ये ध्यान देता है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें क्या होती है, ये पाइनएप्पल क्लस्टर को आइडेंटिफाई करता है, जैसे कौन कौन सी एरिया पे लोग क्लस्टर फॉर्मेशन करके एक ग्रुप बना के वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं। जैसे कि त्रिपुरा, आसाम, ये सारे क्लस्टर्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होके वो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। ये फोकस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है, ट्रेनिंग देता है फार्मर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है एंड वैल्यू चेन एनहांसमेंट भी करता है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट कैसे करते हैं गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन लाइक ICAR एंड स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंडक्ट करते हैं ऑन हाइल्डिंग पाइनएप्पल वेराइटीज़ के ऊपर, पेस्ट मैनेजमेंट कैसे एडवांस तरीके से हो सकता है, इम्प्रूव कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, हम क्या न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को कितना सिंपल कर सकते हैं और ह्यूमन फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाइनएप्पल कल्टीवेशन एनकरेज हो सके। तो ये सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसके साथ मेरा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम लीची कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।